हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है 28 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इजराइल ने स्ट्राइक की है। गाजा पे काफी ज्यादा वॉर चल रही है इजराइल की। तो एक बार इजराइल का हम वर्ल्ड मैप पे हम देख लेते हैं इजराइल को। तो इजराइल, लेबनान, पैलेस्तीन, ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इजराइल को हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। तो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही है काफी लंबे समय से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे ये राफा क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग। ये इजिप्ट है, ये क्या है, इजिप्ट कंट्री है। तो इजराइल गाजा में भी इजराइल काफी ज्यादा क्या कर रहा है, मतलब स्ट्राइक कर रहा है अगेन एंड अगेन। और इसके ऊपर एक कंट्री है लेबनन। लेबनन लेबनन में कौन सा ग्रुप है, हिजबुल्ला। कौन सा, हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला में भी इजराइल बार बार स्ट्राइक कर रहा है। और साथ में इजराइल ने स्ट्राइक फिर से किस पे की है, ईरान पे। ईरान ये रहा। इजराइल से अगर हमें ईरान जाना है तो जॉर्डन, इराक और ईरान, या फिर इजराइल से सीरिया, इराक और ईरान, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, ठीक है। इजराइल की क्या है, इराक की क्या है, बगदाद। इजराइल की क्या है, जेरूशलम, ठीक है। ये डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में, ये कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर है, ठीक है। तो ये सारी मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। जो क्वार्टर 2 का इन्वेस्टमेंट है वो कब कहाँ हुआ है, कितना आया है, 42.5%। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रिकवर हुआ है। ये किसने दिखाया, ये डाटा जो है हमारे पास, वो उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, वही बात इसने यहाँ पे बताई है कि गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया है क्वार्टर 2 में। आगे चलते हैं। पोल्यूशन है वो 10 टाइम ज्यादा हो गया डब्ल्यू एच ओ की लिमिट जो होती है उससे, ठीक है। जो PM2.5 है, PM10 है, इन सब की जो लिमिट है, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोल्यूशन के लिए हमें वो लाइफ स्टाइल एडप्ट करना पड़ेगा, खुद को बचा के रखना पड़ेगा। N95 मास्क है वो हमें जब भी बाहर जाएं तो वो हमें डालना चाहिए, स्पेशली इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आर्टिकल पे आ जाते हैं। जो हैरिस है, कमला हैरिस, और एक साइड है हमारे क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, ठीक है। तो वहां पे कई इश्यूज हैं जो इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब कि इलेक्शन होंगे, उनके लिए कैंपेनिंग चल रही है, ठीक है। तो कमला हैरिस जो है वो, और जो अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वो हैं क्या नाम है, मिस्टर ट्रम्प, वो एक अलग टाइप की उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले तो अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, मान लो एक इंसान इस लेवल पे है, एक इंसान इस लेवल पे है, तो इसको एक बेस प्रोवाइड कराना सो दैट ये भी इक्वल आ सके, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो दिस वन इज अफर्मेटिव एक्शन। जैसे इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि वो लोग हिस्टोरिकली काफी बैकवर्ड हैं, ठीक है। तो जो डिबेट है अफर्मेटिव एक्शन पे, वो काफी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। किसके बीच में, इंडियन, एशियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में, ठीक है। तो एक MIT है। MIT काफी फेमस इंस्टीट्यूट है यूएस का, और वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के लिए। उसने डेमोग्राफिक डाटा रिलीज किया था, ठीक है। जिसमें क्या बोला गया था, डेमोग्राफिक डाटा ऑफ इनकमिंग क्लास ऑफ 2028 फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए का है, ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन June 23 दैट taking race into consideration in university admission was a violation of equal protection clause in 14th amendment to US constitution। जैसे इंडिया के आर्टिकल 14 में इक्वलिटी का कंसेप्ट है ना, 14 to 18 में, ऐसे यूएससी में भी है। तो यूएससी में ना ये रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, क्योंकि ये रिजर्वेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में अडॉप्ट किया गया था।
तो उसने बोला कि जो इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको वो इलेक्ट कर रहा है, जो रेस के बेस पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो जो नया बैच आया है अभी एमआईटी में, 60% स्टूडेंट अफ्रीको अमेरिकन है, हिस्पैनिक है, नेटिव अमेरिकन है। ठीक है। जो कि पहले कितने होते थे, 25%। ठीक है। और अफ्रीकन अमेरिकन का जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है 5% से 15% से 5%, दो बैचेज के बेस में। तो जबकि जो वाइट स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 1% डिप में है। लेकिन इस सब में जो एशिया अमेरिकन के जो स्टूडेंट हैं वो उन्होंने जंप किया है 40% से 47%। तो की आर्ग्यूमेंट क्या है स्टूडेंट के लिए फेयर एडमिशन के लिए, पैट्रिनेशनर ने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लेके आ, रेस फैक्टर। ठीक है। जो रेस फैक्टर की थी उनमें अफ्रीका वालों को तो रिजर्वेशन दे लिया, लेकिन एशिया वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जिसकी वजह से मेरिट और डाइवर्सिटी क्या होगी, अंडरमाइन होगी। तो इन द absence of race consideration more of them would have been admitted, they argued। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। ठीक है। तो ये सारी जो कहानी हुई फिर उसमें मतलब कि ये मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 14th अमेंडमेंट हुआ था सिविल वॉर के बाद। गारंटी कि all person whether colored or white shall stand equal before law of the state। It was meant that point to protect Afro-American population। US affirmative action and progressive politics were tailored largely around the African American white binary and Native American, but demographic change that turned the country into a multi-racial country complicated the race debate। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बोली थी और ये रिजर्वेशन है वो क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। इंडिया में क्या है, अनटिल 2020 तक इंडिया में जो मतलब कि एडमिशन थे वो, और मतलब वो सब टेस्ट के बेस पे थे। ठीक है। एन इंडियन पैरेलल एडमिशन वर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट इंडियन एंड अदर स्टूडेंट excelled in। Democrats changed the admission process to account for income and historical underrepresentation, which the Asian original population in the country think harms their interest। मतलब डेमोक्रेट्स ने क्या किया, उस प्रोसेस को चेंज कर दिया एडमिशन की, उन्होंने हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन और इनकम का क्राइटेरिया डाल दिया। ठीक है। तो फिर वो ग्रुप कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्रुप के फेवर में डिसीजन दिया था। ठीक है। group in US on the question of affirmative action, caste and region। ठीक है। The claimer of the affirmative action for Muslim that followed Sachar committee report in 20 turned to be one of the reason that from subaltern Hindu into the BJP camp में। ये कुछ नहीं है, बस मतलब मेन चीज यही थी। इमिग्रेशन का भी इनके जो इशू है, जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, जबकि कमला हैरिस है उसकी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो ट्रांसजेंडरिज्म है, क्लासिकल वुमेन है। ठीक है। ये सारे जो मेन इशू हैं वो इस जो ये इलेक्शन कैंपेन है उसमें उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ना जो ये मतलब कि शराब है, इंटॉक्सिकेंट लिक्वर, कौन से आर्टिकल में है, लिक्वर अगर पूछ ले तो आर्टिकल 47 डीपीएसपी। तो ये आती तो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन सेंटर ने भी इसके ऊपर लाभ ना दिया था। ठीक है। तो एंट्री 8 ऑफ स्टेट लिस्ट में है। तो इट टेक इट्स फोल्ड द इंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट कवरिंग रेक्टिफाइड स्पिरिट एक्स्ट्रा न्यूट्रल, ये सारी चीजें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट था आईडीआर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग इसको रिव्यू कर रही थी। तो जब 8 जज की जो जजमेंट है उन्होंने दी, तो उन्होंने बोला ये इसके अंडर में भी आती है। ठीक है। लेकिन इंटायर इंडस्ट्री को कॉम्पिटेंस में नहीं ले सकती, अपने अंडर में नहीं ले सकती पार्लियामेंट। फर्स्ट तो ये था फेडरलिज्म का जो इशू था। सेकंड मेजर वर्डिक्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अपहेल्ड किया था मतलब कि फेडरल प्रिंसिपल को 9 जज बेंच ने। उन्होंने क्या कहा था, स्टेट टैक्स कर सकते हैं मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स के ऊपर, जिसमें लेजिस्लेटिव डोमेन को प्रिजर्व किया गया था इंटरफियर करके, पार्लियामेंट बार बार इंटरफेयर कर रही थी। तो वो दोनों चीजें भी क्या की गई थी, स्टेट के फेवर में दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर, इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया है जो वो इंडिया क्लाइमेट चेंज के जो इंडिया के टारगेट हैं
ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में जो इंडियन टारगेट किए थे उसको पूरा करने के लिए इंडिया ई बस पे काम कर रहा है। ई बस मतलब इलेक्ट्रिक बस, क्योंकि डीजल पेट्रोल वाली तो ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो हमें कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, ई बस पे। अगर ई बस पे हमें शिफ्ट होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी भी हमारे पास कमी है सबसे पहले। तो दूसरी, हम ई बस की जो सर्विस है उसको पब्लिक सर्विस में तो हम सब्सिडी दे के यूज कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। एक स्कीम है फेम इंडिया स्कीम, 1 और 2 चलाई है हमने। तो 1 और 2 में हमने पब्लिक जो बसेज हैं, गवर्नमेंट बसें हैं, उनको तो काफी सब्सिडी दे दी, परचेज कर ली। लेकिन दूसरी चीज जो 93% तो प्राइवेट बसेज चलती हैं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो बड़ा लैकुना है। तो यही बोल रहा है राइटर कि हमें प्राइवेट के लिए भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा। और एक हम मॉडल अडॉप्ट करते हैं, बैटरी एज ए सर्विसेज, वो मॉडल हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, चाइना और वियतनाम और केन्या में यही मॉडल है जो कि काफी सक्सेसफुली काम करता है, और जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक बस की वो कम कर सकता है। तो ये इस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है। इंडिया का एक नया पीपीपी इनिशिएटिव, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एस्टेब्लिश किया गया है। वो किसके लिए प्रमोट करने के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड रिसेंटली अनाउंस्ड, उसने क्या अनाउंस किया, बायो E3, बायो इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है, जिसमें एकेडमी और इंडस्ट्री की क्या होगी, पार्टनरशिप होगी, और बायो इकोनॉमी का रोल होगा। ठीक है, इकोनॉमी को और ज्यादा अच्छा करने में। और इंडिया का कमिटमेंट क्या है, क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ हम बायोलॉजी को, मतलब कि क्लाइमेट इकोनॉमी के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी अच्छे से चलें। ठीक है। केमिकल जो बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर हमने ऐसा किया तो उसको सस्टेनेबल बायो बेस्ड इंडस्ट्री में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको मतलब कि अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड करने की, न्यू टेक्नोलॉजी जो है। ठीक है, सच एज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, FMCG। ठीक है। पाम ऑयल इन सोप रिड्यूस करना पड़ेगा। जो सोप होती है ना, उसमें हम पाम ऑयल का यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री काफी ज्यादा यूज करती है। 90% पाम ऑयल प्लांटेशन हमें पता है बोर्नियो, सुमात्रा, इंडोनेशिया और मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। तो FMG में इनमें इनको अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले हमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनका सहारा लेना पड़ेगा, और जिससे सिर्फ पाम ऑयल 15 to 20% ही कंजम्पशन कर सके हम पाम ऑयल का सोप इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये तभी हम मतलब कि जो हमारा मतलब कि जो भी अपना एम है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट के और सिविल सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बायो बेस्ड बायोसिंथेटिक मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको हम, तो इसके लिए हमने रिसेंट जो पीपी इनिशिएटिव अंडर ANRF, वो बायो E3, वो इसमें काफी हेल्प कर सकता है। लोकली ग्रोन जो पाम ऑयल है उसका भी हमें यूज ज्यादा करना चाहिए। और सोप्स को ऐसे मतलब कि डेवलप करना चाहिए कि उसमें हम जो ज्यादा से ज्यादा लोकल जो ऑयल है, सो दैट हमारे पास जो बर्डन है और डिफोरेस्टेशन ना हो, इंपोर्ट का बर्डन हो वो भी कम हो, और एक सस्टेनेबल तरीके से हम अच्छे से काम कर सके। फाइनली, जो मूव टू रिड्यूस पाम ऑयल यूज विल रिक्वायर रेगुलेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जो टॉयलेट स्पोर्ट सोप ग्रेड्स हैं वो डिसाइड हैं बेस्ड ऑन फैटी मटेरियल उनके अंदर कितने हैं। तो इससे फास्ट इक्विवेलेंसी क्रिएट होती है, और कंज्यूमर के माइंड में कि फैटी मटेरियल कितना है सोप का, तो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये जो थ्योरी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये मेंटेलिटी हमें। ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस और नई नई टेक्नोलॉजी और मेथोलॉजी का सहारा लेके हमें उसमें पाम ऑयल को कम करना चाहिए। ANRF और बायो E3 जो पॉलिसी है वो राइट वे है मूव करने के लिए। बायो बेस्ड इकोनॉमी लिंक टू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एकेडमी, GS3 में हम इसको एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं इस आर्टिकल। तो ये था हमारा आर्टिकल। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो इतनी डाउन क्यों जा रही है। साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही विड्रॉल हुआ, इसका मतलब विंटर आनी स्टार्ट हो गई। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, ठीक है, PM2.5 300 से भी ज्यादा चला गया, वेरी पुअर में आ गई। फार्मर हरियाणा और पंजाब में जब मतलब स्टबल बर्निंग करते हैं तो जो वो स्मॉग है वो किधर जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है। ठीक है। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैसे हैं, क्या क्या हैं, जैसे सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल, अर्बन इमिशन व्हीकल से जो होता है वो भी आज भी दिल्ली के एयर क्वालिटी को पोल्यूट करते हैं। कोऑर्डिनेट एफर्ट की जरूरत है मल्टीपल स्टेट के बीच में। ठीक है। और अच्छे से इन सब चीजों के ऊपर एक अच्छी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। जो ये देखो, एक होता है FDI, एक होता है FPI। FDI क्या होता है, कोई कंपनी आई इंडिया में, अपना मॉल बना लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिजिकल इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, इंडिया की कंपनी से कुछ शेयर खरीदने, वो क्या है, FPI।
तो एफपीआई क्या आता है, थोड़ी अनस्टेबल मानी जाती है, कभी भी निकाल सकते हैं अपने शेयर को, कभी भी बेच सकते हैं। तो एफपीआई से बहुत सारे शेयर हैं वो विड्रॉल कर लिए हैं बहुत सारी कंपनीज ने, तो एफपीआई कम हो गया है। तो क्यों हो गया है, क्योंकि चाइना ने ना काफी लिक्विडिटी पॉलिसी मतलब बना दी है, तो ज्यादा जो इन्वेस्टर है वो चाइना जाने लग गए हैं। तो ये बात इन्होंने बोली। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ्स तभी होंगी जब मतलब कि डीएस्केलेशन 2020 में जो क्राइसिस शुरू हुआ था जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे जाएंगे, फिर जाके डीएस्केलेशन स्टार्ट होगी। किसने बोला, जयशंकर सर ने। उसके बाद जो आधार बेस्ड है, आधार के ऊपर थोड़ा इश्यू चल रहा है, इंक्लूसिव और इफिशियंसी के लिए आधार बेस्ड जो पेमेंट है वो बहुत जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, इसको हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइबर जब साइबर मतलब कि जैसे ही ई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस वगैरह लिखने हो तो साइबर अरेस्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि डरना नहीं है, हमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना। एडवाइजरी ऑनलाइन स्कैन जो रिलीज है उस पर एडवाइजरी जारी की है 13 में। इंडिया ने प्रोक्योर 15 मोर सीट 25 ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट फ्रॉम एयरबस, ये कुछ नहीं है। इंडिया शुड इन्फ्लुएंस रशिया टू चेंज कोर्स ऑन यूक्रेन, तो ये बात बोली है फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, ईरान ने प्रॉमिस किया है कि वो फिर से इसका बदला देगा। हमने मैप देख लिया, बदला लेगा ईरान, तो लेगा वो, तो लेगा, वो नहीं हटेगा बदला लेने से। तो इस तरह से हमने आज का इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है उसको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।